everyone, welcome back. I hope you all are doing great. And this is lecture number 3. तो कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले जो हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 के बारे में कवर किया है, फर्स्टली हम एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आपने अगर इस लेक्चर को स्टार्ट किया, इसके पहले आप अपना जो पिछले 2 लेक्चर्स का टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करके ही बैठना, ठीक है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन। लेक्चर नंबर 1 में हमने 2 चीजें कवर किए थे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कवर किया था कि अकाउंटिंग की क्यों जाती है, व्हाई अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, जिसमें हमने देखा था कि हर एक इंडिविजुअल कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, जिसकी वजह से उसको उनका रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि वो देख सके उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या रिजल्ट निकला, उसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। सेकंड था मीनिंग। मीनिंग में हमने डिफरेंट डेफिनेशंस कवर किए थे एंड कंप्लीट मीनिंग भी देखा था, डेफिनेशंस बाय AICPA। दिस वाज लेक्चर नंबर 1। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने देखा था कि 2 पार्ट्स होते हैं प्रोसीजर के। फर्स्ट वन इज जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, सेकंड वन इज यूजिंग दैट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद प्रोसीजर के बाद हमने देखा था एवोल्यूशन, जिसमें हमने कवर किया था कि 4 फेजेस होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। फर्स्टली स्टीवर्डशिप थी, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया, एंड नाउ देयर इज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। देन उसके बाद टॉपिक आया था हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे। देन उसके बाद फंक्शंस के, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या पर्पसेस होते हैं। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें हेडर्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व लिखना है जहां पर आपको हेडिंग्स में चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो वहां पर जो हेडिंग्स है दैट शुड बी सेम एज जो आईसीआई के मॉड्यूल में है, ठीक है। जितना हो सकता है आप उन चीजों को सेम रखो। अगर हेडिंग में कोई थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, हेडिंग्स को सेम रखने का ट्राई करो। नेक्स्ट उसके बाद हमने कवर किया था बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का हमने मतलब देखा था, उसका ऑब्जेक्टिव देखा था, एंड लास्टली हमने एक टॉपिक कवर किया था, डेट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिस्टिंक्शन, राइट। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो हमने चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 के अभी ऑलरेडी कवर कर लिए हैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। अगर ये लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे तो फर्स्टली इन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करना, एंड अगर आपने देखे हैं तो रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है तो रिस्पेक्टिव वीडियो में जाकर आप उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स को आप ऐसे समझो कि दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स, ठीक है। अभी कैसे कैसे चीजों की काउंटिंग किस किस पर्पस के लिए, किस किस मोड में काउंटिंग की जाती है। तो फर्स्टली हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम कवर कर रहे हैं, डेट इज बैलेंस शीट बनाना, P&L बनाना, दिस इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एंड आगे अब इंटर में और फाइनल में जो पेपर नंबर 1 में कवर करने वाला, डेट इज कम्प्लीटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर, प्रेजेंट और इंटरप्रेट किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है जो यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग अकाउंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंडली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजर्स, इट इज इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। इंटरनल रिपोर्टिंग का फॉर्म होता है, मैनेजर्स को की जाती है ताकि वो अपना प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग कर सके। जो पर्सन बिजनेस को चला रहा है उसने उस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, एंड उन डिसीजंस को लेने के लिए उसको पता होना चाहिए कि जो उसने पास्ट में डिसीजन लिए हैं उनका क्या रिजल्ट निकला। तो ऐसे ही उसने डिसीजंस लेने के लिए एंड जो डिसीजन ले लिए हैं उनका जो रिजल्ट है उसको देखने के लिए उसको बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, एंड उसके लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, डेट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। मींस कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, डेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग। बट मेन यही है कि मैनेजमेंट जो है जब कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं तो उसने कॉस्ट अकाउंटिंग करवानी है, अगर उसने अदर डिसीजन लेने हैं तो उसके बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको हमने ऑलरेडी कवर किया था एवोल्यूशन वाले टॉपिक में, जिसमें हमने देखा था एक बिजनेस होता है वो एक सोसाइटी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स एंड कॉस्ट जनरेट करता है, राइट। वो सोसाइटी को बेनिफिट देता है बाय क्रिएटिंग द रिसोर्सेज, बाय क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स, बाय क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट वहां पर वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, जैसे वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, वो रिसोर्सेज जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनका इनएफिशिएंट यूज करके या फिर एफिशिएंट यूज करके, जैसे भी वो क्या करता है रिसोर्सेज को
खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही एक बिजनेस के सोसाइटी को बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, उसकी रिपोर्टिंग करना, उसकी अकाउंटिंग करना, डेट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। डेट इज अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक बिजनेस कर रहा है उसके कुछ अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है प्रोडक्ट क्रिएट करने से, ठीक है, तो वो सभी चीजों की काउंटिंग करना, डेट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर पैसा लगाता है, लाइक उसको रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, इवन उसके बाद भी उसको जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो पेंशन वाले खर्चे करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बिजनेस करता है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो सारे सब खर्चों की अकाउंटिंग करना, डेट इज अ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो वेरी सिंपल टॉपिक कि कैसे कैसे तरह की अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपको 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रखनी है एंड उसके बेसिस उसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि किस पर्पस के लिए कौन सी अकाउंटिंग की जाती है, डेट्स इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत सारी कवर कर लिया कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है उसमें हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमने अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, उसके साथ साथ उसको कम्युनिकेट करना है टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटेंट, ठीक है, यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स कौन कौन से हैं, उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इज इंटरनल। दो तरह के यूजर्स हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अभी हम लिस्ट ऑफ यूजर्स के बारे में कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से यूजर्स हैं एंड उसको हम कैटेगराइज करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल में। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इज अ एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। इन्वेस्टर ने क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है वेदर टू बाय होल्ड और सेल देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, तो उसने फाइनेंशियल डाटा चाहिए उसको, ताकि वो देख सके कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसको उसने बाय करना है और इन्वेस्टमेंट करे उस बिजनेस में, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो सफिशिएंट है उसको होल्ड करके रखे, या फिर जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है उसको सेल कर दे, ठीक है। उसके बिना उसने ये देखना होता है कि बिजनेस की एबिलिटी क्या है टू सर्वाइव, प्रॉस्पर एंड टू पे डिविडेंड। तो एक इन्वेस्टर को अपने पैसा जो उसने जिस बिजनेस में पैसा लगाया वहां से उसको फाइनेंशियल डाटा इन इन पर्पसेस के लिए चाहिए होता है। इवन इन अ नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब कि जहां पर उस कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कंपनीज फॉर्म में जब पैसा लगता है तो ये डिसीजंस लेने होते हैं। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वो इंटरेस्टेड होता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और शट डाउन। मतलब जिस बंदे ने पैसा बिजनेस में लगाया है वो फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता है, जो अभी तक उसने पैसा लगा चुका है उसका रिजल्ट देखता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि आगे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है या फिर अभी स्टॉप करना है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि एक सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर का ये केस है, एंड जो अभी ये इन्वेस्टमेंट वाला केस है दैट इज फॉर द कंपनीज। सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, नॉन कॉर्पोरेट बेसिकली सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप को बोला जाता है। सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप में कॉन्टिन्यू शटडाउन का डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है कि देखो, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप होते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑनर्स ही मोस्टली मैनेज कर रहे होते हैं बिजनेस को, तो इस बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि हमने बिजनेस को कंटिन्यू करना है, शट डाउन करना है। बट कंपनीज के केस में क्या होता है, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजर केसेस में क्या होता है कि जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो सेपरेट पर्सन है एंड कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो सेपरेट पर्सन है। तो उसमें क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि हमने इस बिजनेस में पैसा और लगाना है, जैसे निकालना है, ठीक है। बट यहाँ पर कंटिन्यू करना, शट डाउन करना, वो डिसीजंस लिए जाते हैं इसीलिए। तो फर्स्ट था हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बाद सेकंड हमारे पास आया एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की ग्रोथ जो होती है वो कंपनी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है, अगर बिजनेस चलेगा तभी ही एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। इसीलिए एम्प्लॉयज की जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस की एबिलिटी अच्छी है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज तभी दे सकता है। So the ability, its ability to provide remuneration, retirement and other benefits and to enhance in employment opportunity। तो इसीलिए एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बिजनेस की ग्रोथ में, बिजनेस के फाइनेंसिस में इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड वन इज लेंडर। They are interested to know whether their loan principal and interest will be repaid or not, right? Paid back when due or not।
तो लैंडर्स जिन्होंने पैसा दिया है बिजनेस को, वो देखेंगे कि हमने जो पैसा बिजनेस को दिया है, क्या बिजनेस उस पैसे को पे बैक कर पाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट या नहीं, जब भी वो ड्यू होगा। नेक्स्ट वन इज सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स बेसिकली जो पर्सन्स हमें माल सप्लाई करते हैं, जिनसे हम अपना रॉ मटेरियल, अपने जो गुड्स हैं वो परचेज करते हैं, उनको हम सप्लायर्स और क्रेडिटर्स बोलते हैं। सप्लायर्स जब जिनसे हमने रॉ मटेरियल लेना होता है, जिनसे हमने ऑलरेडी रॉ मटेरियल ले लिया, हमने उसको पेमेंट करनी है, तो उसको हम क्रेडिटर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स होते हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिट पॉलिसी बेसिस पर डिसाइड करनी होती है कि क्या कंपनी उनके जो पेमेंट है वो टाइमली करेगी या नहीं। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म कंटिन्यूशन ऑफ द इंटरप्राइज, बिकॉज कई ऐसे भी सप्लायर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। मतलब कि मान लो एक कंपनी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड मटेरियल सप्लाई करता है, बट ए लिमिटेड की 80% सेल जो होती है वो बी लिमिटेड को ही जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी लिमिटेड एग्जिस्ट करेगी तभी ही ए लिमिटेड जो है वो अर्निंग्स कर सकता है। तो उनका डिपेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एंड बाकी के केसेस में क्या होता है, क्रेडिट पॉलिसी कितना उधार देना है, कितने टाइम के लिए देना है, वो सभी चीजें डिसाइड करने के लिए सप्लायर्स और क्रेडिटर्स जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर्स। कस्टमर्स की big concern होता है about the stability and profitability of the enterprise, because their functioning is more or less dependent on the supplies of the goods. Suppose इसमें ये एक एग्जांपल दिया है कि इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि आप हो बी लिमिटेड, दिस इज यू बी लिमिटेड। आपका जो सप्लायर है उसकी तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है ही है, आप आगे जिसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी भी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि मान लो वो आपसे 80% माल लेता है, मतलब कि आप उसके एक लौते या फिर एक मेजर सप्लायर हो जिससे वो गुड्स अपना रॉ मटेरियल परचेज करता है एंड आके अपना प्रोडक्ट कंटिन्यू करता है। तो इस पर्सन को भी आपकी कंटिन्यूशन में इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट है ही है, बिकॉज गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, उसने आपके, अगर आप बिजनेस में ग्रो करोगे उससे इकोनॉमी ग्रो होगी एंड उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है, राइट। तो फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर पब्लिक गुड्स, एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज अमंग द कॉम्पीटिंग एंटरप्राइजेस, सभी चीजों के डिसीजंस लेने के लिए गवर्नमेंट भी आपके फाइनेंसिस के ऊपर इंटरेस्टेड होती है। नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक का क्यों इंटरेस्ट है, बिकॉज आप सोसाइटी को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप सोसाइटी को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो सोसाइटी का भी इंटरेस्ट होता है कि क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म चल पाएगा या नहीं। देन लास्टली मैनेजमेंट। अभी तक जो ये सारे के सारे यूजर्स हैं, ये सारे के सारे यूजर्स क्या हैं, एक्सटर्नल है, बिकॉज ये बाहर की तरफ बैठे हैं एंड ये कंपनी का सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने क्रिएट करके दी हैं उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ इंटरनल पार्टी, इंटरनल यूजर है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंटरनल रिपोर्टिंग अलग से की जाती है। जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ये सभी चीजों के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। पर जो मैनेजमेंट है इकलौती इंटरनल पार्टी है जिसके डिसीजंस के लिए अलग से रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, बिकॉज उसने बहुत ही माइनर डिसीजंस लेने होते हैं। माइनर और मेजर सारे डिसीजन मैनेजमेंट ने लेने होते हैं, तो उनको बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एंड उसके लिए अलग से रिपोर्टिंग की जाती है। फॉर डिसीजन मेकिंग दे आर इंटरेस्टेड इन द डाटा, राइट। तो दिस वाज यूजर्स ऑफ काउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हमारा टॉपिक था एंड हमने ऑलरेडी बहुत बारी ये चीज कवर की थी कि यूजर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें अभी कंप्लीट हो चुकी है। Now the next topic is relationship of accounting with other disciplines. अभी हम देखने वाले हैं कि जो बाकी चीजें होती है लाइक इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, लॉ है, मैनेजमेंट है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं सीए के करिकुलम में, या फिर आपने अगर +1 +2 कॉमर्स से किया तो आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए होंगे। तो वो सारी चीजों का आपस में क्या लिंकेज है और अकाउंटिंग के साथ क्या लिंकेज है बेसिकली। तो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, वो थ्योरीज हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती हैं। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं एंड वो थ्योरीज हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती हैं। एंड उन थ्योरीज के लिए जो फाइनेंशियल डाटा चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, फाइनेंशियल डाटा। फॉर एग्जाम्पल के इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं
कि आपको उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जहां से प्रॉफिट जनरेट होते हैं। जो लॉस मेकिंग बिजनेस है वहां पर आपने इनकम नहीं, वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, राइट। तो ये थ्योरी है एज पर इकोनॉमिस्ट। तो उस थ्योरी के लिए हमें डाटा चाहिए, वो अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करेगा ना, वो वही बताएगा ना कि कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कहाँ से होती है, अकाउंटिंग से होती है। यहाँ पर अभी आपको बहुत सारे पैसेजेस दिए हुए हैं, इनका एक नटशल, एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकालकर आप अपनी समरी बनाकर यहाँ पर डाल सकते हो। बस मेन आपको कंसेप्ट पता चाहिए कि दोनों का आपस में लिंकेज कैसे और क्या है। सेकेंड वन इज अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो हम अकाउंटिंग में हमने स्टेप्स कवर किए थे जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन में, दो स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 4 दैट इज एनालाइजिंग, एंड स्टेप नंबर 5 दैट इज इंटरप्रिटिंग। एंड ये दोनों स्टेप्स के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए। कैसे? जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल कवर की थी कि देयर आर 2 इयर्स, ठीक है, कंपनी के 2 साल का डाटा दिया हुआ था। एक फर्स्ट ईयर में उसने 1 लाख रुपीज की सेल की थी, 1 लाख रुपीज की सेल की थी, एंड सेकेंड ईयर में उसमें सेल हो गई 1,50,000 की। दिस वॉज सेल, एंड उसने प्रॉफिट जनरेट किया था 50K एंड 75K। इसके बेसिस पर हमने परसेंटेज निकाली, 50-50% दोनों साल का प्रॉफिट था। तो ये जो परसेंटेज है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। जो भी आप रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी आप रिलेशनशिप्स बनाकर उसके बाद उसको डाटा को एनालाइज करने के लिए रिलेशनशिप्स बनाते हो, रिलेशनशिप्स को कंक्लूड करने के लिए आप एक परसेंटेज, एक रेशियो या कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते हो, दैट इज ऑल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारे पास अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन होता है? अकाउंट मैथमेटिक्स में दो चीजें होती हैं, नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। ये दोनों चीजों की नॉलेज अकाउंटिंग में यूज होती है, लाइक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, फाइंडिंग आउट इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन, कैलकुलेटिंग अमाउंट टू बी सेट असाइड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कैलकुलेटिंग लीज रेंटल। ये सारी की सारी चीजें क्या है, कैलकुलेशंस हैं। एंड वी आर डूइंग मल्टीपल कैलकुलेशंस, राइट। तो कैलकुलेशंस करने के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए, एंड मैथमेटिक्स के बेसिस पर ही आप अकाउंटिंग करते हो। नेक्स्टली अकाउंटिंग एंड लॉ। लॉ का रिलेशन कैसे है कि आप इस सिलेबस में आप चैप्टर नंबर 11 जब कवर करोगे ना, वहां पर आपको कंपनी अकाउंट्स दिया गया है, एंड कंपनी अकाउंट्स में आप जब पढ़ोगे वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो कंपनीज अकाउंट है ना, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में बनानी है वो कंपनीज एक्ट बताता है। ऐसे ही डिफरेंट एक्ट्स है, कंट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड और भी बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर अकाउंटिंग करनी पड़ती है। बिकॉज हर एक जो एक्ट है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एंड हर एक एक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे और किस बेसिस पर रिकॉर्ड करनी है। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग की जाती है, इसीलिए अकाउंटिंग एंड लॉ का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट। वो तो हमें पता ही है, हमने अभी ऑलरेडी कवर किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी की जाती है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, एंड वो डाटा हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक ना हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, एंड अगर आप एक नॉर्मल कॉमन मैन को पूछोगे कि अकाउंटिंग के करके प्रॉपरली हमने बुक्स लिखी हैं, तो वो अज्यूम करेगा कि अगर अकाउंटिंग के प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है तो जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, एंड जो पोजीशन शो की गई है दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो कैलकुलेशन शो की गई है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। बट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अकाउंटिंग की है ना कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग में जो डाटा है वो डिफर कर सकता है। दो अकाउंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस। अभी लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग में उस डाटा को कंसीडर नहीं किया जाता जो मनी टर्म्स में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। लाइक एक आपके पास एक एम्प्लॉई है जो पिछले 20 साल से आपकी कंपनी में ही काम कर रहा है, वो आपके लिए बहुत रॉयल है, ठीक है, वो उसकी स्किल्स बहुत हाई लेवल है, उसको बहुत नॉलेज है, उसका बहुत एक्सपीरियंस है, बट आप उसको अपने अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते, इवन दो वो आपकी बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल पर्सन है, राइट। तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स को कभी इग्नोर करना पड़ता है बिकॉज उसको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
एंड अकाउंट्स में हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो इन द टर्म्स ऑफ मनी होंगी, राइट। सेकेंडली, जो बैलेंस शीट होती है ना, वो बिजनेस की पोजीशन तो शो करती है बट पास्ट डाटा के बेसिस पर करती है, एंड ऑन द डे ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन शो करती है, नॉट ऑन द फ्यूचर डेट्स, राइट। मीन्स जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, जो हमने पी एंड एल बनाया, जो हम रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी चीजें हम कर रहे हैं, वो हमने, जो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में भी यही चीज बताई थी कि वो चीजें हम करते हैं ऑन 31 मार्च को। हम खड़े होकर देखते हैं कि पिछले एक साल में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं एंड उसका रिजल्ट क्या निकला, एंड उसकी वजह से हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स एंड कौन कौन सी लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च क्रिएट हुई हैं। तो वो हम पास्ट डाटा के बेसिस पर सभी चीजें कर रहे हैं, जबकि जो पर्सन, जो यूजर्स होते हैं, उन्होंने फ्यूचर के लिए बेसिस पर डिसीजन लेने होते हैं। एक पर्सन ने इन्वेस्ट करना है मान लो बिजनेस में, वो पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, अभी उसने इन्वेस्ट करना है, वो ये देखेगा कि पिछले साल में इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, या फिर वो ये देखेगा कि अगले साल ये कितना प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। मोस्टली यूजर्स को आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर टेकिंग द डिसीजंस, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बैलेंस शीट है, वो हमें पास्ट के डाटे के बेसिस पर करंट पोजीशन बताता है। थर्ड वन इज इट इग्नोर्स चेंजेस लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता, जो चीज हुई है, जिस दिन हुई है, जिस डेट अमाउंट पे हुई है, वो एज इट इज इसको रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज देयर आर सर्टेन इक्वेशंस व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। इसको आप मार्क कर लो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको समझोगे, सॉरी नेक्स्ट यूनिट में, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2, क्योंकि वहां पर हम प्रिंसिपल्स को ही कवर करने वाले हैं। तो वहां पर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीजें आने वाली हैं कि ये प्रिंसिपल ने तो ये बोला था, अभी ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है, तो हमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो जहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कंफ्लिक्ट राइज होता है तो हमें अपनी जजमेंट यूज करनी पड़ती है, एंड जहां पर जजमेंट यूज हो रही है वहां पर डिफरेंस होने का चांसेस होता है, ठीक है। वही उनका नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। लाइक आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इनमें डिफरेंट, एक अकाउंटेंट ने डिफरेंट मेथड यूज किया, दूसरे अकाउंटेंट ने डिफरेंट मेथड यूज किया, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स में डिफरेंस आएगा। तो ये वाला पॉइंट आप इसको मार्क करके रख सकते हो कि इसको आप यूनिट नंबर 2 में समझोगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया, दैट पर्सन जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आया, देन उसके बाद हमारे पास है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर दोज एसेट दैट आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म। सेम वही जो पॉइंट नंबर 1 था कि मॉनेटरी टर्म्स में जो एसेट्स होती हैं उनको ही हम कंसीडर करते हैं। लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज को कंप्लीटली यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, जबकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड लास्ट वन इज different accounting policies for treatment of the same items added the probability of manipulation। एक ही चीज को कैलकुलेट करने के, असेस करने के बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, उसकी वजह से मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि बिजनेस को जो मेथड लगता है कि उसके बेनिफिट में है, वो उस मेथड को यूज करके अपने अकाउंट्स लिख देता है। तो दैट्स इट, दिस वाज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको एरियाज ऑफ सर्विसेज बताए गए हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट कौन कौन से एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना, दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग करना, बैलेंस शीट, पी एंड एल, उसके बिना आपका ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, सभी चीजें लिखना, उसको हम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या किया जाता है, एवरी लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स एज देयर ऑडिटर who are statutorily required to report each year whether in their opinion the balance sheet shows a true and fair view। इसको ऐसे समझो कि जो कंपनीज होती हैं उनके लिए एज पर लॉ मैंडेटरी है कि उनके उन्होंने अपनी बुक्स को लिखने के बाद एक अकाउंट ऑडिटर अपॉइंट करना है, जिस जो उनके बुक्स को ऑडिट करेगा और देखेगा कि क्या जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस शीट एंड पी एंड एल में दिखाया है, वो सारी की सारी चीजें सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट किया जाता है एज अ, इट इज अ मैनेजमेंट टूल। इंटरनल ऑडिट को एक मैनेजमेंट टूल बताया जाता है। बेसिकली देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट में वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल बनी है, वो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल सही से बनी है या नहीं।
बट जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो देखते हैं कि जिस सिस्टम को फॉलो करके, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम भी देखा जाता है साथ में। एक तो ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन किया जाता है कि क्या, जो इंटरनल ऑडिटर बेसिकली थोरोली एग्जामिन करता है ट्रांजैक्शंस को, एंड आल्सो द सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच दोस ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब जिस सिस्टम को फॉलो करके, लाइक सबसे पहले मटेरियल आता है, उसका इनवॉइस उसके साथ आता है, उसको फिर इनवॉइस को ये पर्सन चेक करता है, उसके बाद ये पर्सन के पास वो इनवॉइस जाता है रिकॉर्ड होने के लिए, फिर ऐसे ऐसे ये सारा स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जो भी एक बिजनेस सिस्टम फॉलो कर रहा है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वो सिस्टम को भी एग्जामिन करना, दैट इज द इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट उसके बाद आता है ट्रांजेक्ट टैक्सेशन। टैक्सेशन का तो ऑलरेडी पता ही है कि टैक्सेशन के रिलेटेड उनको नॉलेज होती है, तो जो भी पर्सन है टैक्सेशन से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी है तो सारे के सारे पर्सन अकाउंटेंट के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ही जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, मैनेजमेंट को जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उसमें अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस एक्सपेंशन, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि देखो एक बिजनेस ने दूसरा बिजनेस परचेज करना है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखना कि वो बिजनेस कितना अच्छा है, ठीक है। उसके बिना मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि क्या हम इन हाउस पर बिल्ड करें या फिर हम बाय करें। लाइक कोई रॉ मटेरियल आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि उसने अभी उसको बाहर से ही परचेज करना चाहिए या फिर उसको अपना खुद का मटेरियल बनाना चाहिए। वो डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। उसके बिना क्यों प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को अचीव करने में हेल्प करते हैं, फ्रॉड्स वगैरह को असर्टेन करने में हेल्प करते हैं, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को परचेज सेल करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को, यूजर्स को ये सारे डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट अदर सर्विसेज में सेक्टोरियल वर्क हो गया, लाइक कंपनीज के ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, लाइक मिनट्स हो गया। उसके बिना आप कंपनीज एक्ट में कवर करोगे कि बहुत सारी चीजें कंपनीज को मेंटेन करनी होती है, वो सारी चीजों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करते हैं। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, लिक्विडेशन इन केस ऑफ वाइंड अप, उसके बिना आर्बिट्रेशन, कॉस्ट अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करना, जो सारे के सारे काम है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। उसके बिना इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में वो हेल्प करता है इन रिलेशन टू अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, एस्टिमेशन एंड ट्रेजरी। तो ये सारे फंक्शंस हैं एक इंडस्ट्री, मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें कौन कौन से काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। पब्लिक सेक्टर में भी हेल्प होती है, पब्लिक सेक्टर में भी ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग वगैरह करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क करते हैं। फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसकी पॉलिसी को, गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं उसको हम फिजिकल पॉलिसीज बोलते हैं। एंड फिजिकल पॉलिसीज को मेंटेन करने में, उनको रेगुलेट करने में, उनको फॉर्म करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड लास्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इकोनॉमिक डिसीजन में क्या है कि इकोनॉमी की ग्रोथ में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं। इकोनॉमी में बहुत सारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में को इंश्योर करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल होता है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको आप एक बार गो थ्रू करके ना एक एक पॉइंट में अपने लाइन, एक एक सेंटेंस बना लेना सभी के सभी वर्क्स के, एंड उनको बस याद रखना, 10 से 12 वर्क्स याद रखना कि कौन कौन से काम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अकाउंटेंट करता है, बस वही आपने लिख कर आने हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद हमें समरी दी गई है एंड क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में और सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस को। इस वीडियो में बस इतना ही है आपका, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप एक बार ही चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 को पूरा थोरोली स्टडी कर लो, उसके बाद ही यूनिट 2 के वीडियोस को देखना स्टार्ट करना है। इसको रिवाइज कर लो, इसका समरी नोट्स बनाना है समरी नोट्स बना लो, एक बार इसको पूरे मॉड्यूल में जो भी मटेरियल दिया गया उसको एक बार गो थ्रू करके अपने बुलेट पॉइंट्स बना लेना, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प करे। एंड अगर कोई डाउट है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर किसी को पेड कोर्स लेने में इंटरेस्ट है, देन वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर पेड कोर्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देन आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो एंड वहां पर अपनी डिटेल्स, हमारी डिटेल्स देख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।